हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर क्या चीज होती है। मैटर का जो आगे का कंसेप्ट है उससे बनते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द मैटर? मैटर इज द मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने लिए हैं उनसे मिलके क्या बना है, कोई भी मैटर बना है। जब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बन गया तो मैटर क्या करता है? ऑक्यूपाइड स्पेस, हैव मास। उसका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अंडरस्टूड? ये बात पढ़ी थी हमने मैटर के बारे में। अब बात आती है वही पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, आगे एटम्स बनाते हैं, एटम्स आगे मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट के बाद कंपाउंड्स बनते हैं। अब इन चीजों के बारे में हमने प्योर एंड इम्प्योर के बारे में भी पढ़ा था। प्योर के अंदर क्या चीजें आई थी? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आए थे। जो एलिमेंट्स है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है एंड उसके बाद मिक्सचर आए थे जो इम्प्योर फॉर्म के अंदर आते हैं। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? केमिकली जब हम कोई भी दो चीजों को कंबाइन कराते हैं, दे कैन फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। वे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं, यानी कि प्रोड्यूस करती हैं। तो केमिकली रिएक्ट होने का क्या मतलब है और फिजिकली क्या है? देखो, हमने मिक्सचर्स के बारे में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस पढ़े थे। मिक्सचर के और कंपाउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस पढ़ा था कि जो मिक्सचर होते हैं वो इस तरह से मिक्स होते हैं कि हम उनको किसी भी फिजिकल मेथड के, फिल्ट्रेशन के, जितने भी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन या कोई भी चीज़ें पढ़ी थी उसके जो जितने भी मेथड्स पढ़े थे उनकी वजह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन केमिकली अगर कोई भी चीज़ कंबाइन होती है तो उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं सबसे पहले जो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसको बोला गया है केमिकल रिएक्शन। अब फर्स्ट डेफिनेशन हमारी इसके अंदर आती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? What is chemical reaction? When two or more substances react and to form a new product। जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट यानी कि सबस्टांसेस मिलके कोई नया रिएक्ट करने के बाद आफ्टर रिएक्शन कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको बोला गया है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम when two or more। ऑब्वियसली वन तो अकेला नहीं कर सकता, रिएक्ट कराने के लिए दो की तो कम से कम जरूरत होगी, तो दो की या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। When two or more substances to form a new product, न्यू प्रोडक्ट अब हमारा क्या बनेगा? जो चीजें हमने रिएक्ट कराई हैं उनको बोला गया है रिएक्टेंट और जो नया प्रोड्यूस हुआ है उसको बोला गया है प्रोडक्ट। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लिया हमने ले लिया A प्लस B, इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया हमारा बना AB। अंडरस्टूड? अब बात आती है किसको रिएक्टेंट बोला गया है, किसको प्रोडक्ट बोला गया है। तो जो चीजें हमने रिएक्ट कराई हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस हुआ है उसको प्रोडक्ट बोला गया है एंड जिसको रिएक्ट कराया गया है उसको रिएक्ट बोला गया, यानी कि रिएक्टेंट बोला गया, जो हमने रिएक्शन कराने के लिए इंक्लूड किए हैं। ओके, अब केमिकल रिएक्शन के बाद बारी आती है, दो लॉज इन्होंने दिए हैं जो फिलोसफर्स हुए थे, उन्होंने टू लॉज इसके ऊपर कंबाइन किए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। कौन से टू लॉज काम करते हैं? अब उन लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व होने का क्या मतलब है? कंजर्व यानी कि एक स्टेबिलिटी होती है,
ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हमने पीछे पढ़ा है कि रिएक्टेंट यानी कि दो चीजों को जब तुम रिएक्ट कराते हो, कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोला गया। केमिकली जब कोई भी चीज रिएक्ट करती है। अब बात आती है एनर्जी जो उसके अंदर लगी है, जो भी हमने वो चीजें उसके अंदर यूज की हैं, वो चीजें कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं उनको, और ना कभी भी हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी को ना तो वेस्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही हम पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग। स्टेटमेंट state that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो तुम एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और ना ही तुम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया वाटर का। अब वाटर के अंदर क्या क्या यूज हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी? मान लिया मैंने यहाँ ले लिया 2H2O, इस साइड हमारे सॉरी प्लस O, हमारा बना 2H2O। ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारा इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 इंटू एक 2 आगे लगा हुआ, 2 इंटू 2 कितना बन गया? 4 बन गया। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, अच्छा एक सिंपल सी फॉर्म में देख लो पहले। मान लिया हाइड्रोजन के पास है 4 ग्राम, इसकी जो अमाउंट है वो 4 ग्राम है हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो 6 ग्राम है। सिंपल सा वे देख लो, ऑक्सीजन की 6 है, हाइड्रोजन की 2 है। हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जब तुमने इन दोनों चीजों को कंबाइन कराया, कंबाइन जब हमने किया था, कैसे किया था? A प्लस B, हमारा बना था AB, यानी कि कंबाइन हो गई दोनों चीजें। तो इन दोनों का जो प्लस का साइन है उसकी वजह से ये दोनों कितने बन गए? 10 ग्राम बन गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों जब ऐड हो गए हैं तो इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो कितनी बनेगी? 10 ग्राम बनेगी। मेरा मतलब ये है जितनी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो चीज रिएक्टेंट में है, सेम चीज हमें प्रोडक्ट के अंदर भी शो करनी होगी। यानी कि वो चीज ना तो वही जो लो हमने पढ़ा है कि वो चीज ना तो क्रिएट हुई है ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। जितना रिएक्टेंट के अंदर होगा उतना ही प्रोडक्ट के अंदर होगा। अब वो केमिकल रिएक्शन के अंदर तुम्हें बैलेंसिंग के बारे में भी 10th क्लास में आएगा। ये थोड़ा बेसिक सा ही देख लो। देखो यहां मान लिया मेरा 2 नहीं होता, यहां इसमें इसने 2 दिया है, तो यहाँ हम अपनी मर्जी से इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा सकते हैं। इसको बैलेंसिंग इक्वेशन बोला गया। बैलेंसिंग इसी वजह से की गई है। बैलेंस इक्वेशन आप 10th ग्रेड में पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्यों हुई? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो इसी वजह से यानी कि जितनी अमाउंट हमारी रिएक्टेंट के अंदर है उतनी ही हमारी प्रोडक्ट के अंदर भी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ये था लॉ, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकेंड लॉ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हमने एलिमेंट कहाँ से बने? एटम से ही बने हैं। जो भी एलिमेंट्स हमने वहाँ यूज किए हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जितने भी आपके हीलियम, जो भी चीजें होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो पूरी टेबल है आपकी इसमें बुक में, वो देख लेना। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं
उनके जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। जो भी तुमने एलिमेंट्स यूज किए हैं उनका मास का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट यानी कि वो कैसे रहेगा, मान लिया, पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, एनी एलिमेंट, एनी गिवन एलिमेंट, जो भी तुम्हें एलिमेंट दिया गया है, their mass and volume is constant, mass and volume is constant, उनका जो मास एंड वॉल्यूम है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब कोई भी चीज, अब मान लिया जैसे हमने इंडिया के अंदर हाइड्रोजन को H सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही उस चीज को H से ही डिनोट किया जाएगा, ना कि उसको अलग से। तो इसी तरीके से अगर उनका मास और वॉल्यूम है वो एक बार जो फिक्स हो गया वही रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है मास की। देखो सबसे पहले हम मास को डिफाइन करते हैं किस तरीके से, हमने ले लिया H2O, इसका मास फाइंड आउट करते हैं। मास कैसे, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, हाइड्रोजन के पास है कितने, 2, तो 2 इंटू 1, यानी कि 2 तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 इसका जो इसकी उसका वो है मास है। ठीक है, 2 का कितना हो गया, 2 प्लस, ऑलवेज प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, मास नंबर 16 होगा, तो 16 प्लस 2 कितना बन गया, 18 बन गया। तो वाटर का जो क्या है एटॉमिक मास है, मास नंबर है, ऑलवेज क्या रहेगा, 18 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो चीज फिक्स है, चाहे वो पानी इंग्लैंड का है या फिर वो पानी इंडिया का है। अंडरस्टूड। अब वाटर के लिए ये चीज क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। ये तो हमने पढ़ा मास के बारे में, यानी कि जो इसका मास फिक्स कर दिया गया है, आपकी बुक के अंदर टेबल गिवन है पूरी, किसका मास कितना है, किसका मास कितना, वो रीड कर लेना एक बार, कि जो मास वैल्यू होती है हमारी वो जो एक बार फिक्स हो गई तो वही रहेगी। यही बात इसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बोली है। अब ये तो बात आती है मास की, अब बारी आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी। अब मान लिया मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका नाम है, कार्बन के कितने हैं इसमें, 1 है, और O2 ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, 1:2। अब जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम रेशियो हमेशा ही 1:2 रहेगा, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को C2O नहीं लिख सकते, वो ऑलवेज ही CO2 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यानी कि 1, डाई यानी कि 2, किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1, तो जो वॉल्यूम रेशियो है इनका वो ऑलवेज 1:2 रहेगा। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब बारी आती है इसके मास की। अब इसका मास निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होगा, 12 होगा, प्लस करेंगे ऑलवेज। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ऑक्सीजन के आपके पास कितने गिवन है, 2 गिवन है, तो 16 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ कितना बनेगा, 12 प्लस 16 इंटू 2 32, 2 2 जा 4 और 3 और 1 4, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 44 है और ऑलवेज यही रहेगा। और अगर इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, मान लिया रेशियो निकालना है, कार्बन का कितना है 12 है, इसका कितना 32, तो 12:32 कितने से जाएगा, 3:8। जो CO2 है उसके वॉल्यूम का रेशियो ऑलवेज 1:2 रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो इसका मास का रेशियो वो 3:8 रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वाटर वाला एग्जांपल और लेके देख सकते हैं आप इसमें। मान लिया 2H2O,
सॉरी प्लस O, प्रोडक्ट बना हमारा 2H2O। अब इस रिएक्शन से आप दो तीन चीजें सीख सकते हैं। पहली तो बात, जो इसका मास नंबर है वो वही रहेगा। दूसरी बात की जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जितनी वैल्यू रिएक्टेंट के अंदर होती है उतनी ही प्रोडक्ट के अंदर भी होती है। देखो हमने पढ़ा इधर हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 1, 2 टू जा 4, कितना बन गया 4 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, कितना बन गया 16 इंटू 4 20, उसके बाद 2H2O 4 प्लस 16, तो यहाँ भी कितना आया 20, यहाँ भी कितना आया 20 ग्राम। यानी कि जितनी वैल्यू आपकी रिएक्टेंट के अंदर है उतनी वैल्यू आपकी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो डॉल्टन है उन्होंने एक एटम्स के ऊपर, एटम के ऊपर हमारी जो डिस्कवरीज की थी, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट होते थे डॉल्टन, जो डॉल्टन उन्होंने जो थ्योरी दी थी एटम के ऊपर वो कौन सी दी थी। डॉल्टन ने ये बोला कि जो एटम होते हैं, एटम्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, जो एटम होंगे वो किससे मिलके बनेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं एटम्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स वी कांट सी बाय नेक्ड आई, हम इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो डॉल्टन ने बोला, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये इसके पॉइंट्स आपको गिवन है। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की डॉल्टन ने एटम के ऊपर क्या बोला। सेकंड ये बोलता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमने चीजें यूज की है वहां पे एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कांट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि सेम जो एलिमेंट है उनका हमेशा ही केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, आइडेंटिकल, यानी कि जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स तुम्हें गिवन है उनकी प्रॉपर्टी ऑलवेज सेम रहेगी। तो आइडेंटिकल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। Different elements have different atomic chemical property. Fourth point लिख लो, different elements have different chemical properties. Different mass, मास भी उनका डिफरेंट होगा और डिफरेंट ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मान लिया हमने अलग अलग एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है, उसके बाद हीलियम का मास डिफरेंट है, बोरोन का मास डिफरेंट है, पोटेशियम का डिफरेंट है, सोडियम का डिफरेंट है। तो उसने बोला डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट ही मास होगा और डिफरेंट ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे सेम रिएक्ट करेंगे, जरूरी तो नहीं, सबकी अलग अलग रिएक्शन बनेगी, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कि एटम क्या होता है। एटम हमारा क्या होगा। एटम हमने बोला एटम से मिलके बने हैं एलिमेंट्स, आगे फिर बनते हैं कंपाउंड्स जब उनको जोड़ दिया जाएगा। तो एटम क्या बना, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे से पार्टिकल से मिलके बना। इसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, साइज इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ तुम एटम के बारे में लिख सकते हो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट इज कॉल्ड एटम, उसको क्या बोला गया, एटम बोला गया। तो यहाँ लिख दो तुम एटम की डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई को एटम बोला गया। सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है।
तुम इसकी प्रॉपर्टी में लिख सकते हो देयर साइज इज वेरी स्मॉल, देयर साइज इज वेरी स्मॉल, साइज इज वेरी स्मॉल। इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। अब वो छोटा कितना होता है, जिसको मेजर, इसका साइज इतना छोटा है उसको नैनोमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। और नैनोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होगी मीटर के अंदर 10⁻⁹ लिख सकते हो, या फिर 1/10⁻9 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जो इसका एटम का साइज है वो नैनोमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे छोटा है, वो भी आपकी बुक के अंदर गिवन है। वैसे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा होता है हाइड्रोजन। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सबसे छोटा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। एंड साइज ऑफ द हाइड्रोजन इज 10⁻⁻10 मीटर। देखो, जबकि नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होती है, उससे भी छोटा है हाइड्रोजन का साइज 10⁻⁻10 मीटर। अंडरस्टूड। तो ये थी बात किसकी, एटम की। अब एटम ने बनाया एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स होते हैं वो बने हैं एटम से। अब उन एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो कैसे क्रिएट हुआ, symbolic form of atoms। जो एटम्स हैं उनकी सिंबल कैसे प्रोड्यूस हुए। एक थी IUPAC नाम से। IUPAC का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात, IUPAC मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि यूनियन इंटरनेशनल, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जिस एलिमेंट का जो सिंबल फिक्स कर दिया गया है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे वही रहेगा। मान लिया हाइड्रोजन का हमने इंडिया में हाइड्रोजन का H लिया है सिंबल, तो वो पूरे वर्ल्ड में उसको H ही बोला जाएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि जो चीज इसने फिक्स कर दी है वही फिक्स रहेगी। अब बारी आती है सिंबल की, कि सिंबल क्या चीज होती है। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनको किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब वो सिंबल कैसे, जैसे मान लिया हाइड्रोजन हमने लिखा एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का सिंबल हमने फिक्स कर दिया क्या, H। अब नेक्स्ट अगर मान लिया मैंने लिखा हीलियम, हीलियम का हमने फिक्स कर दिया HE, का मैंने फिक्स कर दिया B। अब मैंने लिख दिया सोडियम, सोडियम का मैंने लिख दिया Na। उसके बाद मैंने लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम का मैंने लिखा K। तो इस तरीके से हमने इसको सिंबल के साथ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये आप 1 to 29 ग्रेड में 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर यानी कि सीरीज वाइज होते हैं, उनको याद कर लेना किसका सिंबल क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपके पास टेबल गिवन है टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, तो हमने लिया हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, बोरोन का B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसी के अंदर तो हमने जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर ले लिया, H को ले लिया, किसी के अंदर हमने He 2 ले लिए, फिर हमने 1 ले लिया। अब बारी आती है सोडियम की। सोडियम का जो सिंबल है हमने Na किस बेस पे लिया, जबकि इसका फर्स्ट लेटर हमारा S है। हम उसको S या SO भी तो ले सकते थे, लेकिन हमने उसका क्या लिया, Na लिया। पोटेशियम के केस में भी पोटेशियम का P या फिर PO क्यों नहीं लिया, इसका K क्यों ले लिया। अब उसके भी रीजंस हैं, अब वो देख लो आगे। IUPAC ने क्या बोला, फर्स्ट इसने बात बोली कि जो भी तुम सिंबल मेंशन करते हो वो या तो फर्स्ट लेटर होगा या फर्स्ट और सेकंड लेटर होंगे। तो जो सिंबल है, सिंबल
will be represented by फर्स्ट और या तो फर्स्ट या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट आपको गिवन है, इसने बोला उस एलिमेंट का जो सिंबल है या तो आप उसके फर्स्ट लेटर से या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये ऐसे बोलता है कि जो फर्स्ट लेटर से तुम रिप्रेजेंट करोगे तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जब तुमने सिंगल यानी कि जैसे हाइड्रोजन का हमने H लिया तो हाइड्रोजन का H ऑलवेज कैपिटल लिखा जाएगा, तो फर्स्ट लेटर जो होगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है जब दो हो, जैसे हीलियम के हमारे पास 2 है, लिथियम के हमारे पास Li है, तो जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर ऑलवेज क्या लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल आएगा और जो सेकेंड लेटर है वो ऑलवेज क्या आएगा, स्मॉल आएगा। जिस तरीके से हमने हीलियम के अंदर H को तो कैपिटल ले लिया, E को हमने स्मॉल ले लिया। ठीक है, ये बात आएगी इसके अंदर। अब बारी आती है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हुआ था हमारा कि जो सोडियम है उसका सिंबल हमने S क्यों नहीं लिया, कि जो सोडियम है उसका सिंबल हमने S क्यों नहीं लिया। अब हम एक बात है इसके अंदर कि जैसे हमने इनके नेमिंग की है, सिंबल्स किए हैं, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो हमने उसके लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में लिए हैं, लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में। अब सोडियम का लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है वो क्या है, नेट्रियम। क्या है, नेट्रियम। नेट्रियम है, इस वजह से हमने इसके फर्स्ट 2 लेटर्स को इसका सिंबल बना दिया। तो जो भी तुम्हारा एलिमेंट ऐसा है जिसका फर्स्ट लेटर उसका सिंबल नहीं है, उसका रीजन ये है कि उसका जो लैटिन वर्ड है उसी के बेस पे उसका सिंबल रखा गया है। सोडियम का सिंबल हमने Na लिया तो इसका लैटिन जो वर्ड है वो नेट्रियम है, नेट्रियम का हमने Na इसके सिंबल के लिए यूज कर लिया। ठीक है, यही बात सारे एलिमेंट्स के अंदर आती है। जैसे हमारा आर्गन के लिए तो चलो आर ही है, पोटेशियम के लिए के यूज किया हमने, सोडियम के लिए Na यूज किया, लेड के लिए Pb यूज किया, कॉपर के लिए कॉपर CO है, जबकि उसके लिए हमने C यूज किया। क्यूप्रियम उसका जो लैटिन वर्ड है वो है, इसलिए Cu यूज किया। तो इस तरीके से क्या होंगे, वो सारे यूज किए गए। ठीक है, अब बारी आती है कि जो एटम्स है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं या डिपेंड होते हैं किसी के ऊपर। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है एटॉमिक एग्जिस्ट, एटम्स एग्जिस्ट, कि जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम्स आर, हम यहां लिखेंगे एटम्स आर एग्जिस्ट may or may not independent, कि वो इंडिपेंडेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये भी आपका हाई लेवल इसका 10th ग्रेड में आएगा। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तब और ज्यादा समझ आ जाएगा। जो एटम्स होते हैं वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब जैसे इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस इनको क्यों बोला गया है, इन गैसेस को स्पेशल इनर्ट क्यों बोला गया, हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, ये सारी गैसें इनर्ट गैसेस होंगी क्योंकि ये अकेली एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, इनको किसी की नीड नहीं होती एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद एक यहाँ पे है सल्फर S, जो सल्फर है उसके साथ हमेशा ही क्या आएगा,
8 आएगा। जो सल्फर है अपने 8 मॉलिक्यूल्स के साथ ये एग्जिस्ट करता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट क्या होंगे, अकेले एग्जिस्ट करते हैं, कुछ अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, अब तुमने जैसे हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस तो पढ़ा था पिछले में, लेकिन हमने क्या नहीं पढ़ा, जैसे हमने H ले लिया, H जब हमारा सिंगल है तो ये क्या है, एटम है। जब हमने इसको सिंगल फॉर्म में लिया तो ये क्या है, एटम है। जब इसके आगे ना कुछ है ना पैर में कुछ है। अब मैंने इसके यहाँ पे 2 लगा दिया तो इसने किसका रूप ले लिया, मॉलिक्यूल का, क्योंकि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, 2। जब सिंगलेस्ट फॉर्म में था तो ये एटम था, वो 2 हमारे ऐड होने के बाद ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब इसके आगे जो 2 लग जाएंगे की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 4, यानी कि 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, 2 लगा दिए, कितने 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। और खाली 2H लगाओगे तो 2 एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये बात थी एटम्स की और मॉलिक्यूल्स के बारे में, किस तरीके से उनके सिंबल नोट किए गए हैं। एटम्स अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और अलग यानी कि इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं दूसरों के ऊपर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एटम के बारे में पढ़ लिया हमने, बात आती है एटॉमिक मास की। जब एटम जो होते हैं उनका मास हम किस तरीके से मेजर करते हैं। अब तक हमने पढ़ा इसके सिंबल वगैरह के बारे में, कि इसके सिंबल्स जो होते हैं वो हमें कैसे लर्न करने हैं, उसकी नेमिंग कैसे होगी, और कुछ सिंबल क्या करते हैं लैटिन लैंग्वेज के अंदर राइट कर दिए जाते हैं। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, कांट बी मेजर्ड। एटॉमिक मास, जो एटम्स हमारे होते हैं वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि उनका मास कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। अगर मेजर किया जाएगा तो उनका जो रिलेटिव, जैसे अप्रोक्सीमेशन लगा लो, कोई भी वैल्यू अगर एक्यूरेट नहीं फाइंड आउट कर पाते तो उसकी अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। तो उसी तरीके से जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होगा वो रिलेटिव मास फाइंड आउट किया जाएगा, ना कि एक्चुअल मास। ठीक है, अब यहां तुम लिखोगे कांट बी मेजर्ड, कांट बी मेजर्ड because atoms are very small particle, because atoms are very small particles, very small पार्टिकल्स, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनका मास जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट रिलेटिव मास हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे रिलेटिव मास, रिलेटिव मास फाइंड आउट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वैल्यू की नीड होगी, ताकि हम उस वैल्यू को रख के कोई भी जो एटम है वो उससे या तो लाइटर बता सके या फिर उससे हैवी बता सके। ठीक है, हमने एक ऐसा एटम, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, टेबल के अंदर में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो इन्होंने हाइड्रोजन ही ले लिया सबसे पहले। लेकिन हाइड्रोजन की जो वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज है, 1H1, 1H2 एंड 1H3, यानी कि एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है उनका डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। 3 वैल्यूज हमने इसकी फाइंड आउट की, मतलब मिली हमें, ऑब्टेन्ड हुई। उसके बाद इसने बोला कि लेकिन जो हमारी वैल्यूज है वो तीनों तो हम नहीं ले सकते, इनको क्या बोला गया, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन बोला गया। अब ये एक एग्जांपल भी पूछा जा सकता है, आपके क्वेश्चन में भी है आई थिंक, टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है कि राइट द 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन से हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। आइसोटॉप्स इज डिफाइंड एज, क्या है इसकी स्टेटमेंट की एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट, क्योंकि सारा की वैल्यू तो कितनी है, 1 1 1 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। अब इन्होंने क्या किया, जो हाइड्रोजन है उसकी एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कितनी निकली 1.003, यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, लेकिन उस एवरेज की वजह से किसी भी एटम का वेट यानी कि मास मेजर नहीं हो पाया, तो इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया। इसकी जगह इन्होंने ले लिया कार्बन। कार्बन जब इन्होंने लिया तो किसी भी एटम की जो एटॉमिक मास है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया गया
कि जो मान लिया हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया एक हीलियम का, हीलियम ले लिया, हीलियम का एटॉमिक मास, ठीक है 4। उसके बाद इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास किस तरीके से तुमने फाइंड आउट किया है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए जो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम है वो क्या बन गया, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, हैवियर देन द 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो हीलियम का तुम लिख सकते हो यहाँ पे हैवियर द 1/12 ऑफ कार्बन एटम। तो जिसका भी तुम अगर मान लिया मास निकालोगे तो वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम का या तो लाइटर होगा या फिर हैवियर होगा। तो इस तरीके से कार्बन की इस वैल्यू को क्या रखा गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखा गया। तो जब भी तुम एटॉमिक मास फाइंड आउट करोगे वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम हैवियर या फिर लाइटर, वो उससे लाइट होगा या फिर वो उससे हैवी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला एटॉमिक मास को। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स पीछे मैंने बताया था कि अगर जो सिंगल हमारी टर्म यानी कि हमने लिखा हाइड्रोजन सिंगल है तो इसको क्या बोला गया, एटम बोला गया, लेकिन इसी के सामने मैंने इसके नीचे 2 लिख दिया तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल क्या बना, एक ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल की तुम डेफिनेशन दे सकते हो ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एटम के एक ग्रुप को क्या बोला गया है, मॉलिक्यूल बोला गया है। ठीक है, अब इसके अंदर भी बात आती है कि जो ग्रुप होते हैं इसके वो किस तरीके से बन सकते हैं, या तो वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं और ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट ले लिया मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स होता है सिंगल, डाई एटॉमिक, थर्ड होगा ट्राई एटॉमिक, उसके बाद हो सकते हैं पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। अब इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है कि जो मॉलिक्यूल है हमारे वो मोनो एटॉमिक, मोनो यानी कि सिंगल एटम को भी मॉलिक्यूल बोला गया और डाई एटॉमिक को, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक को भी बोला गया। अब देखो हमने लिया यहाँ पे मोनो एटॉमिक। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो अकेली भी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ये सारी किसमें आ जाएंगी, मोनो एटॉमिक में। आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, ये सारी गैसेस कहाँ आएंगी, मोनो एटॉमिक के अंदर। डाई एटॉमिक, जैसे तुम ऑक्सीजन लिखते हो, ऑक्सीजन गैस को तुम कैसे लिखोगे, कितने एटम से मिलकर बना है, O एंड O, दो एटम जब मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। और मॉलिक्यूल भी कैसा, डाई, यानी कि जिसके अंदर 2 एटम है। तो इसका एग्जांपल डाई एटॉमिक का तुम दे सकते हो O2। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है O3 भी हम लिख देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम इंक्लूड होके कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। अब ये फॉर्मूला किसका है, ओजोन लेयर को हम किससे लिखते हैं, फिर रिप्रेजेंट करते हैं O3 से करते हैं। ठीक है, तो ट्राई एटॉमिक के अंदर आप क्या लिख सकते हो, O3 लिख सकते हो। अब बात आती है पॉली, पॉली मीन्स क्या होगा, मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे एटम हैं। अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो सल्फर है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, सल्फर के साथ जो 8 उसके वो हैं एटम्स हैं वो हमारे उसके साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो पॉली के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे फॉस्फोरस आ गया P4 एंड S8, यानी कि सल्फर के जो एटम्स है वो 8 एटम्स के साथ एग्जिस्ट करता है जब वो मॉलिक्यूल बनाता है। तो मॉलिक्यूल मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ग्रुप ऑफ एटम के अंदर हमारे मोनो एटॉमिक भी आ सकते हैं, डाई एटॉमिक भी आ सकते हैं, ट्राई भी और पॉली एटॉमिक भी। ये होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल। ठीक है, मोनो यानी कि सिंगल, जो अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं। डाई एटॉमिक यानी कि जो साथ में, यानी कि जो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, जिसको हम लेते हैं किसके अंदर के भी रिएक्शन जब रिएक्ट कराते हैं तो O2 लिखा जाता है। तो O यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स इंक्लूड है, कंबाइन है, 2 एटम्स। ट्राई एटॉमिक बोला गया है O3 को, यानी कि ओजोन। पॉली मतलब मैनी, P4 और S8, यानी कि फॉस्फोरस के कितने 4 एटम्स इंक्लूड हैं तभी वो कंप्लीट हुआ है। और S वाले के साथ, सल्फर वाले के साथ 8 एटम्स इंक्लूड है तभी वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आएगा कंपाउंड क्या होते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, ज्वाइन टुगेदर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे टुगेदर, यानी कि एक साथ, उनको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड बोला जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, जब एक साथ आएंगे इज टू फॉर्म कंपाउंड। क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। जब बहुत सारे एलिमेंट यानी कि ग्रुप ऑफ एटम से बना क्या, एलिमेंट, और वहीं से क्या बने, मॉलिक्यूल बने, और वहां से क्या बन के आया, पहले स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स थे जो एटम्स के थे, उसके बाद उन्होंने बना दिया ग्रुप ऑफ एटम ने मॉलिक्यूल यानी कि उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं उसके, जो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक होते हैं। उसके बाद क्या आया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके आए हैं वो सारे एक साथ ज्वाइन हो जाएं, 2 या 3, तो वहां पे क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मान लिया मैंने लिखा H2O, फॉर्मूला ऑफ वाटर, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट इंक्लूड हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन है भी कि जो तुम्हें गिवन है कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसका नाम बताइए और ये फॉर्मूला किसका है वो बताइए। या डायरेक्ट ये बोल सकता है वाटर के फॉर्मूले के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एलिमेंट यहाँ कौन से हैं, तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ तुम लिख सकते हो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 एलिमेंट। उसके बाद मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ तुम लिख सकते हो कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल और तुम्हारे गिवन है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिख दिया मैंने, इसमें क्या इंक्लूड है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, जो ये एलिमेंट्स का ग्रुप बना है, 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के इसने H2O यानी कि वाटर बना दिया। कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन मिलके HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होंगे, कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आयंस क्या होंगे, व्हाट आर आयंस, एटम्स ऑफ आयंस। आयंस, अब जितने भी हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो कोई नेट चार्ज क्या करते हैं, कैरी करते हैं। क्या कर दिया, बियर्स ए चार्ज, एलिमेंट्स बियर्स ए चार्ज, एलिमेंट्स बियर्स ए चार्ज, एक चार्ज कैरी करते हैं, इज कॉल्ड आयंस। उनको क्या बोला गया है, आयंस बोला गया, इज कॉल्ड आयंस। उनको क्या बोला गया, आयंस बोला गया। अब वो आयंस क्या क्या होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, आयंस कैन बी पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। आयंस 2 टाइप के होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैन बी पॉजिटिव, can be positive and negative, कि जो चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड पे वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड कैटायंस, पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड एनायंस, नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड एनायंस। जो पॉजिटिव आयंस होंगे उनको कैटायंस बोला गया है, जो नेगेटिव आयंस होंगे वहां एनायंस बोला गया। मान लिया कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, यहाँ लिख दिया Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब इसने क्या किया है, लूज की है कोई चीज, अपने एटम्स जो है लूज कर दिए। लूज करने के बाद चार्ज आएगा ऑलवेज पॉजिटिव,
यानी कि वो क्या बन गए, कैटायन बन गए। जब यहाँ कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब इसने कितने लूज किए हैं, 1 किया है। अगर मैं यहाँ लिख देती Cl मान लिया 3 नेगेटिव लिख दिया मैंने, 3 नेगेटिव यानी कि इसने 3 एटम्स क्या किए, गेन किए हैं। तो इसकी ये सारी किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पर डिपेंड करता है। तो जो लूज करेंगे अपने एटम्स को उनको बोला गया है कैटायंस, यानी कि वहां चार्ज होगा पॉजिटिव। जब एटम्स लूज किए जाए चार्ज पॉजिटिव, और जब एटम्स क्या किए जाए, गेन किए जाए तो चार्ज नेगेटिव यानी कि एनायंस। तो ये सारा डिपेंड करता है लूज करने पर और गेन करने पर। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये आता है वैलेंसी का। वैलेंसी क्या होगी, कैपेसिटी होगी किसी भी एलिमेंट की, कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होगी हमारी उसको बोला गया है वैलेंसी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, जो उसके कंबाइन करने के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया है, लूज किया है या कोई एटम गेन किया है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब उसके पास जो पावर है लूज करने की या गेन करने की, उसको बोला गया है वैलेंसी। अब ये अच्छे से आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर समझ आएगा। बस बेसिक की बात ये सीख लो। मान लिया हमारे पास है सोडियम यानी कि Na, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब ये 11 जो है वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है या लूज करेगा। अब वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा शेल होता है, एटम होता है, यहाँ देख लो, कोई भी एटम है उसके पास एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद उसके बाद आ गई है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी उतने होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे और प्रोटॉन भी। तो इसमें जितने नेगेटिव वाले हैं उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे। किसी भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ नेगेटिव एटम्स भी उतने ही होते हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव एटम्स भी उतने ही होते हैं। अब डिपेंड क्या करता है, मान लिया मैंने यहाँ लिखा सोडियम क्लोराइड का Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये कंपाउंड बनके भी दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है ना दोनों के ऊपर। अब मान लिया इसके पास भी कितने हैं, 7 पॉजिटिव है, इसके पास 7 नेगेटिव, ये हमने सपोज किया। लेकिन इसने अगर अपना कंप्लीट करने के लिए किसी से एक ले लिया तो ये बन गए, मान लिया -8 बन गए। तो इन्होंने क्या किया है, नेगेटिव चार्ज को कैरी किया है। तो नेगेटिव चार्ज कैरी भी हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा, वो अपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होंगे, इक्वल वैल्यूज होंगे। अगर तुमने नेगेटिव छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लूज कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। इसने लूज कर दिया तो इसके पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है किसकी, किसी भी चीज के ऊपर। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का। जब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला। देखो एक के पास पॉजिटिव है और दूसरे के पास नेगेटिव है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला भी क्या चीज होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल मैंने बताया था, जैसे हाइड्रोजन का H, ब्रोमीन का B, और जो भी कितनी भी चीजें होती हैं उन सब के जो फॉर्मूले सिंबल हैं वो उनके फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट और सेकंड 2 लेटर्स पर डिपेंड करते हैं सिंबल। ठीक है, अब बात आती है किसकी, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स तुम लेते हो उनका जो सिंबॉलिक यानी कि सिंबल होगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोराइन,
किस क्या सिंबल बनेगा इसका, मैंने बोला था फर्स्ट 2 भी हो सकते हैं या फिर फर्स्ट भी। हमने इसका सिंबल Cl लिया। सोडियम, सोडियम का सिंबल हमने क्या ले लिया, Na ले लिया। ठीक है, तो फिर इसको ने क्या फॉर्म किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, कॉमन सॉल्ट का अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फेट या कोई भी अमोनिया, कोई भी चीजें जब होंगी, तुम फॉर्मूला जब बनाओगे किसी भी चीज का तो वो क्या बन जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो उसकी है उसके साथ बन जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे जो कि 3-4 केमिकल फॉर्मूले हैं उसको राइट करके दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल फॉर्मूलाज की कि वो कैसे लिखे जाते हैं, हाउ टू राइट। बात की हाउ टू राइट की, अब मैं आपको नाम दे देती हूँ कोई भी, कि वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला जब आप राइट करते हैं। मैंने बोला राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब वो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है वो आप आगे वाले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर देखेंगे। यहाँ सिर्फ लर्न करना है तुम्हें कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका फॉर्मूला किस तरीके से राइट किया जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म, मैंने बोला था कि जो मोलिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं वो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड की या एलिमेंट की। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो सिंबल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, क्लोराइड का सिंबल मैंने बताया था क्या है, Cl। अब बात करते हैं इनकी वैलेंसीज की। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। दोनों की वैलेंसी लिखने के बाद हमें इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन का भी 1 तो H आ जाएगा, क्लोरीन का भी 1 कितना आ जाएगा, Cl। तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, मैं लेती हूँ नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। सल्फर को हमने रिप्रेजेंट किया S से। तो हाइड्रोजन जब हम यहाँ लेंगे, हाइड्रोजन के लिए H, सल्फर के लिए S। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2। अब वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, उसको वहां देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के साथ आया 2, सल्फर के साथ आया 1, 1 लिखने की नीड नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बन गया, H2S बन गया। ठीक है, एक और देख लो इसके अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला, सिंबल ऑफ द एल्यूमिनियम इज Al एंड सिंबल ऑफ द ऑक्साइड इज O, ऑक्सीजन। यानी कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो है +3, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो -2। हमें फॉर्मूला बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम किसके साथ, 2 के साथ, तो Al2 एंड 3 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, Al2O3। ये किसका बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बन गया। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं इसके अंदर, 2-3 एग्जांपल करके देखोगे तो ये आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया मैंने यहाँ। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल क्या है, मैंने बताया था कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला है बेस्ड ऑन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो उसका सिंबल है उसी की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का O, कैल्शियम की भी 3, ऑक्सीजन की भी 3, तो यहाँ क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, Ca3O3, दोनों की क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम इसको राइट करेंगे CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों की सेम आई है तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो थे कि हमें किस तरीके से क्या करने हैं, मोलिकुलर फॉर्मूलेज राइट करने। अब बात आती है मोलिकुलर मास की, मोलिकुलर मास की। मोलिकुलर
मास। मोलिकुलर मास किस तरीके से होगा? मोलिकुलर मास होती क्या चीज है? सम ऑफ द ऑल एटम्स इन अ मोलिक्यूल, किसी भी मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स लिए गए उन सब का एटॉमिक मास। सम ऑफ द एटॉमिक मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास इन ए मोलिक्यूल, इन ए मोलिक्यूल। किसी मोलिक्यूल मैंने क्या बताया था सबसे पहले? ग्रुप ऑफ एटम। मोलिक्यूल हमने लिया ग्रुप ऑफ एटम। जब मोलिक्यूल हमने ग्रुप ऑफ एटम लिया तो उस मोलिक्यूल के अंदर जो भी एटम यूज हुए हैं उन सब का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी कि जो रिलेटिव मास हम लेते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा। अब मोलिकुलर मास फाइंड आउट कैसे करेंगे? एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, H2O ले लिया हमने। फाइंड आउट द, सिंपल पूछेगा आप लोगों से, सबसे पहले याद रखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेगा कि फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या बन गया? पहले तो H2O। अब इसने बोला H2O बोल दिया, अब उसके बाद H के पास H कितना है? 2 है, 2 है मोलिक्यूल्स, तो 2 into 1। 1 क्यों? क्योंकि क्या है, एक है, सिर्फ एक एटम है, लेकिन मोलिक्यूल नीचे कितने हैं? 2। एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का? 1 है, और मोलिक्यूल्स है 2, यानी कि हाइड्रोजन एटम 2 यूज किए गए हैं, तो H2 है, और एटॉमिक मास कितना होगा हाइड्रोजन का? 1 होगा। प्लस ऑक्सीजन कितना? सिंगल, तो सिंगल है तो एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18, तो मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर इज 18। ठीक है, दोबारा देख लो, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर पूछेगा तो वाटर का फॉर्मूला H2O, दो इसके अंदर ऐड है हाइड्रोजन एटम, तो 2 लिख दिया। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 into 1। जब 2 एटम तुम ले रहे हो, 2 एलिमेंट यूज किए गए हैं, तो जब तुम इन दोनों का एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास फाइंड आउट करोगे तो बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। तो ऑक्सीजन के कितना एटॉमिक मास होता है? 16 होता है, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 1 है, तो 16 आ जाएगा, टोटल करके कितना? 18। तो मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर इज 18। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी यूनिट मास, फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास? ये भी सेम चीज है बिल्कुल। सम ऑफ द एटॉमिक मास of given compound of all atoms of given compound, यानी कि जो तुम्हें कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड है तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। कोई भी कंपाउंड जो तुम्हें गिवन है उसके जितने भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन सब का एटॉमिक मास का जो टोटल होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास होगा। तो यहां तुम देख लो, लेट अस टेक एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? कैल्शियम का सिंबल सी है, क्लोराइड का Cl2, तो बन गया कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां हमें करना है कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों का एटॉमिक मास ले लो, वही क्या बन जाएगा? टोटल कर दो, फॉर्मूला यूनिट मास बन जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद एक कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड के जो अलग अलग एलिमेंट हैं उन सब का एटॉमिक मास का टोटल। ठीक है, अब कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना? 40, और कैल्शियम सिंगल है, एक ही एटम है, तो 40 आ जाएगा एज इट इज। प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5 इंटू कितने हैं क्लोरीन के? 2 हैं, तो इंटू क्या बन जाएगा? 240 + 71 इज इक्वल्स टू 111 यूनिट। ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास। व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? जब तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में है, जब तुम्हें कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड यानी कि 2-3 एलिमेंट से मिलके बना है, कंपाउंड बन गया, फॉर्मूला गिवन है तुम्हें कैल्शियम क्लोराइड का, उसने बोला फॉर्मूला यूनिट मास क्या निकलेगा इसका?
क्या निकलेगा फॉर मोल इंटू मास, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स यूज हुए हैं सबका एटॉमिक मास निकाल के उनका टोटल। एटॉमिक मास तुम्हें गिवन है कैल्शियम का 40, एक ही है तो एक बार 40, ठीक है। क्लोरीन के 2 हैं तो क्लोरीन का 35.5, 2 है तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 40 + 71 111 यूनिट। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है अब मोल कंसेप्ट की। व्हाट इज मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट के अंदर हमें रिएक्शन लेंगे, केमिकल रिएक्शन 2H2 + O, ये मिलके दोनों ने रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बना 2H2O। अब जो ये रिएक्शन है वो क्या इंडिकेट करती है हमें कि जब हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमें क्या मिले, प्रोवाइड किए इसने। जब हमने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 ऑक्सीजन के साथ हमें मिला क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। जब 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ हमने ऑक्सीजन के साथ किया तो उन्होंने क्या दिया हमें, 2 मॉलिक्यूल दिए किसके, वाटर के। ये था मोल कंसेप्ट। अब उसके बाद बारी आती है कि 1 मोल किसके इक्वल होगा, 1 मोल इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होगी 1 मोल की वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगी। ये एक साइंटिस्ट जो होते थे एवोगाड्रोस, उन्होंने क्या किया था, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया था। वो फिक्स वैल्यू क्या बनेगी 6.022 into 10⁻23। This number is called Avogadro's number. एवोगाड्रोस नंबर, इस नंबर को क्या बोला गया, एवोगाड्रोस नंबर। अब जब भी तुम्हें किसी भी चीज के मोल निकालने होंगे और वहां अगर एवोगाड्रोस नंबर की नीड होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रखी जाएगी, 6.022 into 10⁻23 डिनोटेड बाय n नॉट। किससे डिनोट किया जाएगा, n नॉट से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर क्या होगा 6.1 मोल इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखो बस, 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर बन जाएगा हमारा, ठीक है। जहां भी एवोगाड्रोस किसी क्वेश्चन में आएगा तो वैल्यू फिक्स है 6.022। किसने दिया था, साइंटिस्ट थे कौन, एमेडे एवोगाड्रोस, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 into 10⁻23 के इक्वल है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन किया गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू 12 ग्राम ऑफ हीलियम। 12 ग्राम हीलियम के अंदर आपको फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। वो बात डिपेंड करती है, अगर वो क्वेश्चन में तुम्हें देता है कि मोल्स तुम्हें निकालने हैं किसके बेसिस पे, पार्टिकल्स के बेसिस पे, तो वहां यूज होंगे पार्टिकल्स यानी कि एवोगाड्रोस नंबर वाली टर्म। लेकिन अगर वो बोलता है कि तुम मोलर मास के ऊपर उसके मोल्स निकालो, जब बात मोलर मास वाली आती है तो तुम उसका एटॉमिक मास वहां यूज करोगे। देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द मोलर मास मोल ऑफ 12 ग्राम इंटू द 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के जो 12 ग्राम हैं उसमें मोल्स निकालने हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो मोल्स निकालने हैं वो मोलर मास पर डिपेंड होने चाहिए, इसके थ्रू निकालने हैं। जब मोलर मास तुम्हें बोला गया है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे n = गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 52 पुट कर दिया, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4 होता है, 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना बच गया 13 बच गया, ये हो गए मोल्स।
लेकिन अगर वो बोलता है मोल्स फाइंड आउट करने हैं थ्रू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के थ्रू करने हैं, तो किस तरीके से? क्वेश्चन गिवन था 12.044 इंटू 10⁻23 ऑफ हीलियम, हीलियम के इतने पार्टिकल्स के मोल निकालने हैं, पार्टिकल्स पे डिपेंड है, तो n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n नॉट। व्हाट इज n नॉट? दिस वन इज एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो गिवन क्या था तुम्हें? ये तो गिवन मास है, गिवन कितना? 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज एवोगाड्रोस नंबर। तो वैल्यू यहाँ से कट के क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि जो मोल का कंसेप्ट है वो तुम्हें किस चीज पे निकालना है। उसने बोला है 12 ग्राम हीलियम के तुम्हें मोल निकालने हैं। अगर बोलता है मोलर मास के थ्रू निकालने हैं तो डायरेक्ट लिख दो गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 52 था, मोलर मास कितना था? 4 था, किसका? हीलियम का, तो 13 आ गया हमारा यहाँ। फिर अगर वो कहता है पार्टिकल्स की वजह से निकालो, पार्टिकल के थ्रू निकालो, तो वहां यूज करेंगे हम एवोगाड्रोस नंबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी? मोल्स आ जाएगी। योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये इसको 1 या 2 बार वीडियोस देखना, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो फाइंड आउट करके देख लेना, खुद से हो जाएगा। मोल निकालने हैं या फिर फॉर्मूला यूनिट मास या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने हैं। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।